प्रयागराज में एक बार जब राजू पाल के हत्याकांड हुआ था तो उसने भी दहला दिया था। उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड ने एक बार फिर एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर ये उमेश पाल हत्याकांड का साजिशकर्ता कौन है। क्या जो पूर्वांचल के गैंगस्टर थे वो अभी भी सक्रिय हैं, या पूर्वांचल का जो इतिहास गैंगस्टर्स के साथ देखा जाता रहा, क्या एक बार फिर उन्हें वापस से देखने की जरूरत है। ये कुछ सवाल है, ये कुछ अहम बातें हैं जो उमेश पाल हत्याकांड के कारण फिर सामने आ गया। 44 सेकंड में उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। 6 शूटर बताए जाते हैं लेकिन निकलते हैं 13 शूटर, क्योंकि उन्हें बैकअप में भी सपोर्ट था। बरेली और प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में यह साजिश रची जाती है और पूर्वांचल का रिश्ता इस हत्याकांड में भी साफ दिखाई पड़ता है। इस हत्याकांड को समझने के लिए आखिर पूर्वांचल में गैंगस्टर की जो फसल थी वो कैसे लहलहाने लगी, किस तरीके से गुर्गे बने, किस तरह से हत्याएं होती रही, कैसे अपराध आगे बढ़ता रहा, इसको एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर पूर्वांचल की उस जगह और जमीन में ऐसा क्या रहा, वो क्यों ऐसी धमक रही जहां से गैंगस्टर हमेशा निकलते रहे। श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के बहुत कुछ लिखा भी गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी न किसी पर्दे पे भी दिखी हैं, लेकिन हमेशा वो एक रहस्य सा ही बना रहता है। श्री प्रकाश शुक्ला वो शख्स था जिसने एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में अपने आप को सामने लेकर के आया जो कहीं ना कहीं कि ग्लैमर को भी साथ रखता था। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिका दत्त मिश्रा, जो कि लखनऊ और पूरे यूपी के अपराध जगत को और क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे। सर, पूर्वांचल की अगर बात करते हैं हम, तो मेरे जहन में जो नाम है वो है श्री प्रकाश शुक्ला, विनोद उपाध्याय और मुन्ना बजरंगी। थोड़ा इन सब के बारे में बताइए और इनका पूर्वांचल के रिश्ते और इनके आका कौन कौन थे। आलोक भाई, उत्तर प्रदेश में लगभग मैंने 35 साल तक पत्रकारिता की है और उसमें अधिकांश समय मेरा क्राइम रिपोर्टिंग में ही बीता है। एक समय था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरशंकर तिवारी, विनोद शाही, इन दोनों के साथ साथ एक नया नाम उभरा और वो था श्री प्रकाश शुक्ला का। गोरखपुर में एक मास्टर के घर में पैदा हुआ लड़का श्री प्रकाश पढ़ाई लिखाई में सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर अपराध की दुनिया में बढ़ते चले गए। जैसे पहली उसने घटना हुई 1993 में, जब उसकी छोटी बहन स्कूल से घर लौट रही थी और रास्ते में राकेश तिवारी नाम के एक आदमी ने उसके साथ छेड़खानी की। घर आकर उसने अपनी जब घटना बताई तो श्री प्रकाश का खून खौल गया और उसने तुरंत घेराबंदी करके राकेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया। बस यहीं से शुरू हुआ श्री प्रकाश का अपराध जगत का इतिहास। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला फरार हो गया। अब उसकी तलाश पुलिस बहुत तेज़ी से कर रही थी। दूसरी तरफ पूर्वांचल के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली माफिया सरगना हरशंकर तिवारी भी उसके ऊपर अपनी निगाह लगाए हुए थे। हरशंकर तिवारी का जो इंटरेस्ट था वो ये था कि श्री प्रकाश जैसा दिलेर लड़का अगर उनके गैंग में आ जाए तो उनका गैंग का काम चल जाएगा। अंततः हरशंकर तिवारी के संपर्क में श्री प्रकाश आ ही गया और उन्होंने उससे अपना चेला बना लिया। श्री प्रकाश ने हरशंकर तिवारी के कहने पर कई बड़े बड़े काम किए। फिर वो हरशंकर तिवारी के साथ रेलवे के ठेकों में जुड़ गया। लेकिन ये गुरु और चेले की ये कदम ताल बहुत दिनों तक नहीं चली और रेलवे ठेके में कुछ ऐसा विवाद हुआ कि दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना अलग एक गैंग बना लिया। अच्छा, सूरज भान सिंह भी इसमें कुछ इनका भी रोल था। श्री प्रकाश शुक्ला ने हरशंकर तिवारी के कहने पर उनके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र शाही पर पहले एक बार गोली चलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। हरशंकर तिवारी से अलग होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के सूरज भान सिंह जैसे नामी माफिया के साथ जुड़ गया और काम करने लगा। लेकिन वीरेंद्र शाही के साथ अपनी दुश्मनी को भूल नहीं पाया और अंततः उसने
एक दिन वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार दिया। शिव प्रकाश ने लखनऊ में विवेक श्रीवास्तव नाम के लाठी डीलर के सरेशाम लाटू शोट में गोली मार कर हत्या किया। शिव प्रकाश का इतिहास लंबा चौड़ा जुड़ता गया। 1998 में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और कहा जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ रुपए की सुपारी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए रखी थी। इसकी भनक जब शासन को लगी तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तत्काल एक तत्काल स्पेशल टास्क फोर्स नामक टीम का गठन किया गया, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि शिव प्रकाश शुक्ला को मार गिराना। STF को अपने इस टारगेट पर काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, और उसने 1998 में गाज़ियाबाद में शिव प्रकाश शुक्ला को दिन दहाड़े एक इनकाउंटर में मार गिराया। गाज़ियाबाद में हर गैंगस्टर की अपनी एक कमी होती है, हर माफिया सरगना की कमी होती है, और शिव प्रकाश शुक्ला की कमी थी लड़की। उसकी एक खास प्रेमिका गाज़ियाबाद में रहती थी और वो अक्सर उससे मिलने जाता था। पुलिस को उसकी जब भनक लगी तो उस समय गोरखपुर पुलिस ने उसकी प्रेमिका के टेलीफोन को सर्विलांस पे रखा, और वहीं से पता चला कि अमुक दिन शिव प्रकाश मिलने के लिए अपनी प्रेमिका से गाज़ियाबाद आ रहा है। इसकी जब जानकारी शिव प्रकाश व पुलिस को लगी तो पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और गाज़ियाबाद में शिव प्रकाश को ढेर कर दिया। इस तरह से 5 साल के एक बड़े आतंक का खात्मा हुआ। और इसी तरीके से हम कहें कि पूर्वांचल का एक बड़ा नाम भी उभर करके आया। इसके बाद पूर्वांचल में एक दूसरा नाम उभर के आया, विनोद अग्नोत्री का। विनोद अग्नोत्री गोरखपुर विश्वविद्यालय में विनोद उपाध्याय। इसके बाद दूसरा नाम उभर के आया विनोद उपाध्याय का। विनोद उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू किया। वो चुनाव कम लड़ते थे, चुनाव ज़्यादा लड़वाते थे। 2002 में उन्होंने अपने एक आदमी को खास आदमी को चुनाव लड़वाया। मतलब कुछ किंग मेकर जैसी भूमिका रखते हैं। हाँ, वो हमेशा किंग मेकर जैसी भूमिका निभाते थे, और यहीं से शुरू हुआ विनोद उपाध्याय का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। विनोद उपाध्याय का मेन काम होता था ज़मीनों पे कब्जा करना, ज़बरदस्ती कब्जा करना, और इस कब्जेदारी में उनका एक पूरा का पूरा गैंग बना था। विनोद अग्नोत्री भी हरशंकर तिवारी के चेले हुए, हरशंकर तिवारी के साथ एक लंबे समय तक जुड़े रहे, और उसके बाद अंततः लखनऊ में गोमती नगर में 2020 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो विनोद उपाध्याय ऐसा अपराधी था जिसके खिलाफ अपराध को लेकर के 20-22 मुकदमे थे। और हाँ, विनोद जमीनों पे खासतौर पे इसके हाँ, विनोद उपाध्याय की दिलचस्पी रेलवे ठेकों में कम, ज़मीनों पर अवैध कब्जों को लेकर ज़्यादा थी, और इसी में उसकी ज़्यादातर लोगों से रंजिश भी थी। लगभग 20-22 मुकदमे उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में दर्ज भी हुए। एक बार उसके ऊपर एक दूसरे गिरोह ने हमला भी किया। इस हमले में विनोद के दो साथी मारे गए, लेकिन विनोद वहाँ से बच निकला। लखनऊ के हसगंज थाने में विनोद के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे 2007-2008 में दर्ज भी हुए। विनोद की तलाश लंबे समय तक पुलिस करती रही, और अंततः विनोद 2020 में गोमतीनगर थाने से अगड़ा गया। विनोद के बारे में दिलचस्प कहानी हम विनोद के बारे में एक दिलचस्प वाक़या हम ये भी बता रहे हैं कि जब वो जेल में था तो वहाँ पर एक बंद दूसरे कैदी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था। विनोद इस चीज़ को भूला नहीं। 8 महीने बाद वो जब जेल से बाहर आया जमानत पे, तो उस कैदी की तलाश करने लगा। वो कैदी भी जेल के बाहर आ गया था, और विनोद ने उस थप्पड़ का बदला उसके सीने पर गोलियों को उतार कर लिया। शायद जीत नारायण मिश्र था, और उस आदमी का नाम जीत नारायण मिश्र था। वो भी गैंगस्टर था और जेल में बंद था। अच्छा, एक अगर शिव प्रकाश शुक्ला की बात करें तो उसने चूँकि उसकी बहन को छेड़ा था, फिर वो माफिया की दुनिया में आ गया, गैंगस्टर बना। और इनकी भी बात में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक थप्पड़
की वजह से फिर ये अपराध की अपराध की दुनिया में तो पहले भी थे, खैर अपराध की दुनिया से जेल में गए थे, अपराधी हो गए थे, लेकिन एक थप्पड़ की वजह से के बाद उसका गिरोह बहुत ही मजबूत हुआ और मिश्रा से बचने के लिए उसने अपने गिरोह को काफ़ी हद तक मजबूत भी किया। एक दो बार विनोद अग्निहोत्री के ऊपर हमले भी हुए, लेकिन इत्तेफाक से वो हर हमले में बच गया था और बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और बाद में 2020 में गोमती नगर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संभवतः इस समय वो जेल में है। मुन्ना बजरंगी को लेकर के आपके पास तो बड़े किस्से हैं। मुन्ना बजरंगी जौनपुर का रहने वाला था। उसका नाम जो है उर्फ के तौर पर वैसे तो प्रेम प्रकाश सिंह था, लेकिन मुन्ना कहा जाता था, लेकिन बाद में वो मुन्ना बजरंगी के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल में हाहाकार तहलका मचाने वाले गिरोहों में एक तीसरा नाम था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी 1983 में 1983 में मुन्ना बजरंगी का प्रादुर्भाव हुआ। गांव में सीधा साधा लड़का था, कायदे से खेलता रहता था, लेकिन कुछ दबंग था और मारपीट करता रहता था। उसकी दबंगई से कई बार पुलिस में कंप्लेंट भी हुई, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका पहला नाम तब सामने आया जब वो जिस दुकान में काम करता था उस दुकान के मालिक को से उसकी मामूली कहा सुनी हुई और उस कहा सुनी में उसने उसकी हत्या कर दी। इसके पास आसपास के जितने भी गांव थे, इलाके थे, वहाँ प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी का नाम हो गया। मुन्ना बजरंगी पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की भी निगाह लगी थी। उन्होंने देखा कि एक दिलेर नौजवान जब काफ़ी हद तक अपना नाम कमा चुका है, तो उन्होंने धीरे से अपने गैंग में उसे शामिल कर लिया। मुन्ना बजरंगी का नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ और उसके आसपास तक के इलाके में एक आतंक के रूप में जाना गया था। मुन्ना बजरंगी का इतना खौफ था कि उसके नाम पर लोग वसूली कर लेते थे। आपको हम बताएं कि मुन्ना बजरंगी तो वो आदमी था जो खुद कम जगहों पर जाता था, उसके नाम पर ही वसूली होती, उसके नाम पर ही अपराध होता था और मुन्ना का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ता ही चला गया। अल्टीमेटली मुन्ना बजरंगी भी गिरफ्तार हुआ और संभवतः 1918 में बात बताइए, 1998 में जब विधानसभा चल रही थी और कल्याण सिंह की सरकार थी, उन पे कानून व्यवस्था को लेकर के, खराब कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष हमलावर था। उसी टाइम पे एक पर्ची आती है कि मुन्ना बजरंगी को मार गिराया। 1998 की बात है जहाँ तक मुझे ध्यान है। बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं तो पता लगता है उसकी सांस चल रही थी। क्या था किस्सा? मुन्ना बजरंगी को मारा गया था और मुन्ना बजरंगी को लेकर विधानसभा में जश्न भी मनाया गया, लेकिन जब बाद में पता चला उसकी सांसें चल रही हैं तो पता चला मुन्ना बजरंगी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। शायद मुन्ना बजरंगी के एक पैर में गोली लगने की वजह से वो लंगड़ा कर भी चलता था। मुन्ना बजरंगी 2018 में के पहले गिरफ्तार हुआ। 2018 में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। इस तरह से मुन्ना बजरंगी का भी एक इतिहास 2018 में अपराध जगत से समाप्त हो गया। तो अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल तो वैसे अलग अलग वजहों से जाना जाता है, पर एक खास वजह है माफियागिरी, रंगबाज या फिर गैंगस्टर। इसकी वजह से पूर्वांचल में ये हमने 3 नाम डिस्कस किए, जहाँ पर श्री प्रकाश शुक्ला की बात हो रही है, विनोद उपाध्याय की बात हुई, मुन्ना बजरंगी की। आपने पूरे इस अपराध के कवरेज के दौरान, जब आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहे, क्या वजह थी पूर्वांचल में इस तरह के लगातार एक कहा जाए परंपरा बनती गई, नए नए गैंगस्टर, नए नए गुर्गे? उत्तर प्रदेश में माफिया सरगनाओं का जब नाम लिया जाता था तो उसमें पूर्वांचल के लोग जरूर हुआ करते थे। पूर्वांचल के गैंग बहुत होते थे, पूर्वांचल के माफिया सरगना बहुत होते थे। मेरा जहाँ तक ख्याल है, पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, सामाजिक रूप से पिछड़ापन, विकास की दृष्टि से पिछड़ापन ने लोगों को अपराध की ओर और राजनीति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो लोग राजनीति में अपने पैर जमाना चाहते थे, उनको लगता था कि जब तक अपराध की दुनिया पर अपना नियंत्रण नहीं रहेगा तब तक हम
राजनीति में जम नहीं पाएंगे। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक के बाद तमाम गैंग, जैसे हरशंकर तिवारी का गैंग, वीरेंद्र प्रताप शाही का गैंग, इन तमाम गैंगों ने एक के बाद एक अपने पैर पसारे और धीरे धीरे वो बहुत मजबूत होते हुए चले गए। लेकिन आपको एक बात बताएं, पूर्वांचल के गैंगों में जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखते थे। हरशंकर तिवारी जहाँ ब्राह्मणों के रहनुमा थे, वहीं वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के रहनुमा थे, और इनके रहनुमा होने के कारण दोनों ही खेमे अलग अलग बटे रहते थे। धीरे धीरे जब पूर्वांचल का विकास होने लगा, प्रशासन में सख्ती होने लगी। ये भी सही है कि प्रशासन के एक हिस्से का इन लोगों को सपोर्ट मिलता रहा, और इसी सपोर्ट की वजह से ये गैंग फले फूले और बहुत बड़े बने। लेकिन जब धीरे धीरे सपोर्ट कम होने लगा, पूर्वांचल का विकास होने लगा, तो इन गैंगों के नाम भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब दो नाम रह गए हैं केवल, एक अतीक अहमद, जिनका पूरा आतंक इलाहाबाद उसके आसपास के इलाके में, या गाज़ीपुर का मुख्तार अंसारी। जी, यही दो नाम, मुख्तार अंसारी की बात हो या अतीक की, पूर्वांचल के इस गैंगस्टर के इस सीरीज का यही मतलब था कि राजू पाल हत्याकांड से लेकर के उमेश पाल हत्याकांड, और आखिर इस हत्याकांड के हत्यारे और गुर्गे का फिर वही रिश्ता पूर्वांचल से निकलता है। और इसी पूर्वांचल के रिश्ते को लेकर के हमने आपको बताया कि पूर्वांचल में इससे पहले और कितने गैंगस्टर थे और कैसे कैसे उनके गुर्गे हुआ करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट डिजिटल, लखनऊ।